इक्वेशन का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम फिनिशिंग करने जा रहे हैं अच्छे से। लाइक टर्म जितने हमें डिफाइन करने थे हम सब कर चुके हैं। बस एक ऐसा लॉजिक रह रहा है जो मुझे बताना रह रहा है। उसके बाद तो सब कुछ जो मैंने अभी पहले कराया है बस उस पर बेस्ड पीवाईक्यूज करेंगे, क्योंकि बिना पीवाईक्यू के बिना क्वेश्चन के ऐसा रहता है कि हाँ सब कुछ ओरली डिस्कस हुआ है, प्रैक्टिकली नहीं हुआ है। तो अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, नेट के पीवाईक्यूज करेंगे। उसके पहले हम एक टर्म रह गया है हमें बताने के लिए कि अगर होमोजेनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन होता है विद नॉन डीजनरेट कर्नल तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, होमोजेनियस का फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन फॉर डीजनरेट कर्नल के लिए तो हमने देख लिया था कि क्या करते थे कि x का टर्म बाहर करके, मतलब लैम्डा में x का टर्म बाहर करके हम क्या करते थे कि अंदर वाले टर्म को c मान लेते थे और उसको पहले सॉल्व करके फिर c की वैल्यू पुट करते थे और उसे हम कहते थे कि जो आया y की जो वैल्यू आई उसे आइगन वैल्यू कहते थे, उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शंस आते थे उसे हम आइगन फंक्शन कहते थे। यही था ना। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने डीजनरेट के लिए देख लिया, अब हम नॉन डीजनरेट के लिए देखेंगे, क्योंकि अगर सबका स्पेसिफिक टाइप पता होगा तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। जब हम ये मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस हम क्वेश्चन करने का तरीका देखेंगे कि जब डीजनरेट कर्नल होगा तब कैसे किया था और नॉन डीजनरेट कर्नल है तब कैसे करेंगे। ठीक है, कोई इसमें अलग से लॉजिक नहीं है, कोई मेथड नहीं है कि हाँ स्टेप कोई फॉलो करने है। बस ये है कि हाँ एक बार सॉल्व करके देख लो, है ना। कभी ऐसे बता दिया जाए कि हाँ ऐसे होता है, अब कैसे होता है एक्चुअली में आप नहीं जानते तो ये दिक्कत वाली बात है। तो आपको मैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूरा करके दिखा रही हूँ और फिर नेट में इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं वो करके दिखाती हूँ आपको। तो इससे क्या होगा ना कि जो भी अभी तक हमने पढ़ा है सबका सही से समराइज हो जाएगा कि हाँ चीजें जो जो हमने करी हैं, ठीक है। अगर वो थ्योरी वाइज हमारे माइंड में नहीं गई हैं तो प्रैक्टिकली तो हमें समझ में आ ही जाए कि बेसिकली हमें करना क्या है क्वेश्चंस में, कि देख के ही नहीं डरना है कि हाँ ये वाला टॉपिक तो हमने सही से किया नहीं था, ये हम कर नहीं सकते हैं। अगर आप आज का लेक्चर भी ध्यान से देख लेते, क्योंकि आज मैं सारे जितने भी अपने लेक्चर 1, 2 एंड 3 तीनों लेक्चर में, या अभी थर्ड आई थिंक, तीनों लेक्चर में हमने जो भी मेथड्स पढ़े हैं, ठीक है, जो भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं कि हाँ रिजॉल्वेंट कर्नल है या ये डीजनरेट कर्नल है, नॉन डीजनरेट कर्नल है, जितना भी चीज हमने पढ़ा है फ्रेडहोल्म के लिए, वोल्टेरा के लिए, सेकंड काइंड के लिए, एवरीथिंग सब पर बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा टॉपिक सही से समराइज हो जाएगा कि हाँ अब क्वेश्चन आए तो हमें डरने की बात नहीं है। ओके, ठीक है। तो ये टॉपिक जैसे है लास्ट टर्म है होमोजेनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन विद नॉन डीजनरेट कर्नल। इसमें क्या है, कोई मेथड नहीं है, कोई स्टेप नहीं है, सीधा क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुतों को तो पता ही नहीं है कि नॉन डीजनरेट कर्नल होगा तो उसे हम कैसे क्लासिफाई करके कैसे हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन है फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन y ऑफ x इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 k of xt y of t dt where k of xt इक्वल्स टू x t minus 1 0 less r इक्वल्स टू x, मतलब x 0 और t के बीच में है तब ये वाला फंक्शन आएगा और x t और 1 के बीच में है तब ये वाला फंक्शन आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन लिखना आना चाहिए कि इससे ये वाला फॉर्म कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम पहले आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, क्योंकि इस पर बेस्ड में पीवाईक्यू में किस तरीके से बार बार इसको तोड़ मोड़ के अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चंस बनाए गए और पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन करो लेकिन ऐसे करो कि उस पर बेस्ड कैसे भी क्वेश्चन आए आप कर सको, है ना। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो क्वेश्चन को सही फॉर्म में लिखो, लाइक k ऑफ xt को लिखना आना चाहिए। यहाँ पर dt है, ठीक है, तो हमें t कहां से कहां तक वेरी कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में फंक्शन लिखना है, और जो हमें फंक्शन k ऑफ xt जो कर्नल गिवन है वो x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में गिवन है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से हमें कर्नल की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि जो कर्नल क्वेश्चन में गिवन होगा वो ऑलवेज x के वेरिएशन पर डिपेंड होगा, और जो हमें y ऑफ x में जो क्वेश्चन, जो अपना एक्चुअल क्वेश्चन, कर्नल तो x के टर्म में गिवन होगा, जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो t के टर्म में है, तो कैसे x के टर्म वाले कर्नल को t के टर्म वाले कर्नल में लिखना है ये हमें आना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही होती है कि आप पहली लाइन ही गलत लिख देते हो, उसके बाद आप कितना भी कैलकुलेशन सही कर ले फिर तो कोई मतलब है ही नहीं है ना। तो यहाँ ये फर्स्ट लाइन बहुत ध्यान से समझने वाली है कि हमें क्या करना है कि ठीक है लैम्डा हमने एज इट इज लिख दिया, अब 0 से t के बीच में x अगर जब लाई करता है तो इसकी वैल्यू है x t minus 1, तो हमें t के लिए लिखना है। तो t जब 0 से x के, बस हमें वेरिएबल चेंज करना है, तो 0 से x के बीच में हमें क्या करना है, t को x से, x को t से रिप्लेस करना है। तो जब 0 से x के बीच में t लाई करेगा तो उसकी वैल्यू होगी क्या, हमें क्या करना है, t को x से रिप्लेस करना है, ये वैल्यू रखनी है। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे 0 to x,
जहां पे 0 to t था वहां 0 to x करेंगे, हम x को t से t को x से रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ t का टर्म है और जो अपना कर्नल गिवन था वो x के टर्म में गिवन था। ये बहुत बारीकी है, आपको अपने आप नहीं समझ में आएगी। क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आप पेपर में कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, तो आप इस पर क्वेश्चन करके जाएं क्योंकि ये बहुत बेसिक सी गलती जो होने वाली है, ठीक है। तो आप इससे अवेयर रहें कि हाँ ये गलती होने के चांसेस ना रहे वहां जाके, ठीक है। 0 to x किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी तो x t माइनस 1 है, कब, जब x 0 और t के बीच में, जब t 0 और x के बीच में होगा तो जहां x है वहां t आ जाएगा, जहां t है वहां x आ जाएगा, t x माइनस 1 y ऑफ t dt, ठीक है। ये हुआ हमारा पहला काम। प्लस अब t से 1 की जगह हम क्या करेंगे, x to 1 और यहाँ पर t वेरी कर रहा है, तो जब x to 1 के बीच में होगा, ठीक है, तब जहां पे t है वहां x, जहां x है वहां t, तो x t माइनस 1 y ऑफ t dt। क्लियर? ये सबसे बड़ा काम था। अगर आप यही नहीं लिख पा रहे होंगे तो बाकी फर्दर सॉल्यूशन का कोई मतलब है ही नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करा, क्वेश्चन में गिवन था y ऑफ t dt, यहाँ पे हमें माइंड करना है कि यहाँ पे y ऑफ t dt t का टर्म गिवन है, ठीक है। तो जैसे हम अगर लिमिट भी लगाते थे तो t जहां जहां t होता था वहां पर लिमिट 1 और वहां लोअर लिमिट 0 रखेंगे जब t के लिए रखेंगे, है ना। उसी तरह यहाँ पर x के लिए लिखा है कि x की वैल्यू जब 0 से t के बीच में तो x t माइनस 1 है। हमें लिखना क्या है, जब t की वैल्यू 0 से x के बीच में है, यहाँ t से x को रिप्लेस किया तो इसकी वैल्यू में भी तो चेंज आएगा, किया हमने वही काम है, बस हमने वेरिएबल चेंज किया है, ठीक है। तो ये हर क्वेश्चन में आपको करना है, बहुत ध्यान से करना है। ये हमने यहाँ तक कर लिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने का मैंने बताया था मेथड कि इंटीग्रेशन को हटाने के लिए अगर नॉर्मल इंटीग्रेशन है लाइक डेफिनेट इंटीग्रेशन तो डिफरेंशिएट लाइक इंटीग्रेट करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर वो वेरिएबल में है, उसके लिमिट्स वेरिएबल में है, तो हम इसको न्यूटन लेबनिज रूल से सॉल्व करते हैं। न्यूटन लेबनिज फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हमने मेथड पढ़े थे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ कौन सा लग रहा है, वही अप्लाई करके देखते हैं। ओके, y ऑफ x इक्वल्स टू, अच्छा इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो y डैश x इक्वल्स टू लैम्डा बाहर ही रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, अंदर x का भी टर्म है और t का भी टर्म है, मतलब न्यूटन लेबनिज रूल फॉर टू वेरिएबल वाला लगेगा ना। टू वेरिएबल में फॉर्मूला क्या था कि पहले तो इंटीग्रेशन जैसा है विद लिमिट एज इट इज लिख देंगे और अंदर वाले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब x विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, जिसका 0 हो जाएगा, सिर्फ आ जाएगा t y ऑफ t dt, ठीक है। प्लस उसके बाद क्या करते थे, अपर लिमिट पुट करके डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट एंड सेकंड लोअर लिमिट पुट करके डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड लोअर लिमिट, ये करते थे ना। तो लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0, तो वो वाला टर्म तो गया, सिर्फ अपर लिमिट की बात करेंगे। तो अपर लिमिट क्या है, x की जगह पे, t की जगह पे क्या आ जाएगा x, तो x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 y ऑफ x, ठीक। बस हो गया इसका डिफरेंशिएशन, मतलब कि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करके ही तो इंटीग्रेशन का टर्म हटाते हैं। ओके, अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 1। क्लियर? हम लोअर लिमिट के लिए ले जाएंगे क्योंकि वो 0 का डिफरेंशिएशन करने पर 0 हो जाएगा। अब हम ये वाला टर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे x to 1, ओके। अब यहाँ पर भी है फंक्शन ऑफ x एंड t दोनों, तो हम क्या करेंगे, न्यूटन लेबनिज रूल फॉर टू वेरिएबल के लिए यहाँ अप्लाई करेंगे। तो टू वेरिएबल के लिए सेम, पहले जो भी फंक्शन है उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, उसके बाद अपर लिमिट पुट करके डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट, लोअर लिमिट पुट करके डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट, ठीक है। ये आपको न्यूटन लेबनिज का जो फॉर्मूला है वो सही से अप्लाई करना आना चाहिए। आप 2-4 क्वेश्चन उठा लें और न्यूटन लेबनिज रूल बार बार लगा के देखें, क्योंकि फिर कैलकुलेशन ही नहीं आएगी तो आप फिर कुछ कर ही नहीं सकते ना। x to 1 यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ओनली बचेगा t माइनस 1 y ऑफ t dt, ठीक है। यहाँ पर अपर लिमिट 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो अपर वाली चीज तो 0 आ गई, ठीक है। लोअर के लिए माइनस लगता है, माइनस जहां पर x t है वहां x हो जाएगा और x माइनस 1 y ऑफ x, बस। क्लियर? हमने कुछ नहीं किया है, हमने बस न्यूटन लेबनिज फॉर टू वेरिएबल का फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक। अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे y डैश अपना चल ही रहा है, ओके। यहाँ देखते हैं लैम्डा, ओके, x माइनस 1 y ऑफ x पॉजिटिव के साथ है, x माइनस 1 y ऑफ x नेगेटिव के साथ है, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे,
कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये अंदर वाले टर्म्स रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या रह रहा है, यहाँ रह रहा है 0 to x t y of t dt, और यहाँ क्या रह रहा है, यहाँ x to 1 ty of t dt, ठीक है, प्लस x to 1 ओके x to 1 ty of t dt, ओके। माइनस को अलग करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन x to 1 y of t dt। यहां तक चीजें क्लियर हुई, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे क्या किया है, ये ऊपर वाली लाइन है, ठीक है, यहाँ है, नीचे बस यहाँ तक है, मैं दिखा दे रही हूँ आपको कंफ्यूजन हो कभी, ठीक है, ये नीचे वाली लाइन चल रही है। तो 0 to x t y of t dt प्लस x to 1 t y of t dt, ठीक है, तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना 0 to 1 ty of t dt, ठीक, और यहाँ पर क्या आएगा x to 1 y of t dt। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है, y डैश इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है, 0 to x ty of t dt हो जाएगा x y of x, ठीक है, क्योंकि ओनली फंक्शन ऑफ t है, तो न्यूटन लेबनिज रूल फॉर सेकंड फॉर वन वेरिएबल हम लगा रहे हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो y डबल डैश हो जाएगा, ठीक, x y ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 और लोअर लिमिट 0 है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आपको न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला तो अप्लाई करना आना ही चाहिए, ठीक है। मैं टर्म्स लिख दे रही हूँ, आप लगा के देखिए, नहीं होता तो फिर बात करते हैं आगे, ठीक है। माइनस, ठीक है, माइनस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अपर लिमिट तो 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो इसकी बात करते हैं, लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं, तो माइनस एक्स वाई ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस चल रहा है और यहाँ पर भी लोअर लिमिट की बात करेंगे क्योंकि अपर लिमिट तो 1 है, तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट माइनस के रिस्पेक्ट में 0 आती है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा y ऑफ x, ठीक। तो ये दोनों टर्म फिर से कैंसिल, x y ऑफ x बचेगा क्या लास्ट में सिर्फ अपना रह रहा है y डबल डैश इक्वल्स टू लैम्डा y ऑफ x, ठीक। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, y डबल डैश माइनस लैम्डा y इक्वल्स टू 0, ये y डबल डैश ऑफ x चल रहा है, यहाँ पे हमने x हटाया तो y डबल डैश माइनस लैम्डा y इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x चल रहा है, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहीं पर हम इनिशियल कंडीशन निकाल लेते हैं क्योंकि हमें बेसिकली बात करनी है आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन पर, तो हमने एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इस पर एक कंडीशन निकाल लेते हैं कि कंडीशन क्या आएगी, मतलब अपने आप से दो कोई कंडीशन निकालो जो हमारी हेल्प करेगा आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन निकालने में, ठीक है। चूंकि ये फ्रीडहोल्म है, ठीक है, तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बनेगी या फिक्स्ड वैल्यू प्रॉब्लम बनेगी, है ना, सॉरी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बनेगी या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बनेगी, इस पे हमें बात करना है, ठीक है। तो फ्रीडहोल्म से क्या बनती है, फ्रीडहोल्म से बनता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में मतलब यहाँ पे क्या निकालो आप, y ऑफ 0 और y ऑफ 1 की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो ये हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हमें इनिशियल कंडीशन कैसे निकालनी है। जब फ्रीडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन होगा और हमें इनिशियल कंडीशन अपने आप से निकालनी होगी, लाइक गिवन नहीं होगा, तो हम फ्रीडहोल्म जब गिवन होगा तो बाउंड्रीज पर वैल्यू चेक करेंगे, लाइक y ऑफ 0 और y ऑफ 1 पे जो वैल्यू आएगी वही उसकी इनिशियल कंडीशन होगी। जब वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन गिवन होगा और इनिशियल कंडीशन अपने आप निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पर उसके डेरिवेटिव्स का वैल्यू चेक करेंगे, लाइक y ऑफ 0 निकाला और y डैश ऑफ 0 निकाला, तो उन दोनों पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। हमें बहुत ध्यान रहना चाहिए कि हम इनिशियल कंडीशन भी कैसे पुट करेंगे, अपने आप से y ऑफ 0 और y ऑफ 1 की वैल्यू नहीं निकालने जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रीडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है, तो जो भी इनिशियल कंडीशन हम अपने आप से बनाएंगे वो हमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की तरह बनानी होगी, लाइक बाउंड्री तो अपनी 0 और 1 पर है, तो हम y ऑफ 0 और y ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है। देखो मैं बहुत चीजें बिल्कुल फिल्टर करके आपको बता रही हूँ कि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपको ये ना लगे कि हाँ ये अपने आप हो गया होगा, कुछ भी यहाँ अपने आप नहीं हो रहा है, हर चीज के पीछे लॉजिक है, तो आप उस लॉजिक को समझें उसके बाद क्वेश्चन करें, ठीक है। अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन ये नहीं है, ठीक है। तो अगर हम y ऑफ 0 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो y ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे y ऑफ 0 अगर आप पुट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू मतलब x की वैल्यू 0 रखने पर ये 0 हो जाएगी, ठीक, और x की वैल्यू यहाँ 0 रखने पर ये पूरी 0 हो जाएगी, तो ये भी 0 ये भी 0, तो y ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 0।
और y ऑफ 1 की वैल्यू निकालो, तो y ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, अच्छा 0 to 1, 1 minus 1, 1 minus 1 0, तो ये पूरा टर्म 0, और x की जगह 1, 1 से 1, तो ये पूरा टर्म 0, तो y ऑफ 1 की भी वैल्यू 0 आ गई। अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ हमने एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद इनिशियल कंडीशन हमने फाइंड आउट किया है। अब हम आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन पर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये था कि आप इसको एक ओडी के फॉर्म में चेंज करें। कई बार ऐसा होगा कि ऑलरेडी आपको ओडी के फॉर्म में चेंज करके गिवन होगा, ठीक है। तो जब गिवन होगा तो उसकी हेडेक अलग है, उसमें कुछ और कंडीशंस गिवन होंगी। यहाँ पे गिवन नहीं था तो इसको निकालने का एक हेडेक था कि सबसे पहले तो इसको निकालो। अच्छा, जब भी सोल्यूशन देगा आपको, ठीक है, तो क्वेश्चन आसान, मतलब उसके ऑप्शंस इजी होंगे, और जब कैलकुलेशन ऑलरेडी गिवन होगा तो उसके जो ऑप्शंस होंगे वो इजी नहीं होंगे, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन से डरना नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको लगाने जाएं, क्योंकि हर क्वेश्चन के पीछे एक लॉजिक होता है। ये नहीं कि आपको लग रहा है कि हाँ ये लेंथी है तो जरूरी नहीं है कि वो लेंथी हो, ठीक है। हर चीज का एक माइंडसेट होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक क्वेश्चन गिवन था। मैं इस क्वेश्चन पे ज्यादा जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन से मैं आपको 4-5 क्वेश्चन PYQs के नेट के PYQ निकाल के दिखाने वाली हूँ कि सेम, सब कुछ सेम है। कभी एक K(x)t गिवन था, कभी ये इसको गिवन देकर, ठीक है, इसको गिवन लाइक क्वेश्चन में ये दे दिया, उसके बाद कुछ पॉइंट्स रख दिए, ठीक। कभी ये हुआ कि क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पूछ लिया, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन ही पूछ लिया, ठीक है। और कभी तो छोटी छोटी चीजें इन्हीं क्वेश्चन में जो हम सीख के चल रहे हैं ना, वही पूछ लिया ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो जैसे जैसे हम स्टेप ले रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी, क्योंकि उसी स्टेप में से कई बार हमेशा ही ऑप्शन बने होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन था फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन y ऑफ x इक्वल्स टू इतना, k ऑफ x इक्वल्स टू इतना। सबसे पहले तो मैंने बताया आपको कि कैसे k ऑफ x को यहाँ पे पुट करना है। फिर से मैं बता रही हूँ, अपना जो क्वेश्चन है वो t के टर्म में है, जो अपना k ऑफ x गिवन था वो x के फॉर्म में, x के टर्म में गिवन था, तो हमने x को t से और t से x को रिप्लेस करके अपना y ऑफ x बनाया, ठीक। अब y ऑफ x में इंटीग्रेशन आ रहा है, इंटीग्रेशन को हटाने का सिंपल सा तरीका होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल लिमिट है तो हम न्यूटन लेबनिज रूल लगाएंगे। अब कौन सा लगाएंगे, 1 वेरिएबल है 2 वेरिएबल है तो अपना फंक्शन बताएगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों फंक्शंस 2 वेरिएबल वाले थे, इसलिए हमने न्यूटन लेबनिज फॉर 2 वेरिएबल लगाया, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है कि पहले तो एज इट इज इंटीग्रेशन और अंदर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद प्लस लोअर अपर लिमिट पुट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट 0 हो जाता था तो मैंने लिखा नहीं। यहाँ पे सेम काम करना है, हमने किया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद भी हमारा इंटीग्रेशन का साइन नहीं हट रहा है। एक चीज सॉल्व करना। अब यहाँ से शॉर्टकट मत मारने लगना कि 0 to x है, x to 1 है, चलो एक काम करते हैं इकट्ठे ही लिख लेते हैं, उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर मत कहना कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, जैसे लिखा हुआ है वैसे सॉल्व करो, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, फिर हमने देखा टर्म्स कैंसिल हो रहे थे, फिर हमने और सॉल्व किया, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया और टर्म कैंसिल हो रहे थे, फाइनली हमारा आया y डबल डैश माइनस लैम्डा y इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये बात आती है कि अगर जब हम आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन निकालने जाते हैं, जैसे सेकंड डेरिवेटिव के लिए है, तो उसमें अभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम कैसे रिमूव करेंगे, लाइक उनकी पर्टिकुलर वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए इनिशियल कंडीशन होनी चाहिए। फिर मैंने बताया था कि जब फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन होता है तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में चेंज होता है, लाइक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में चेंज होता है। और जब वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होता है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में चेंज होता है, ठीक है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होगा कि एक ही पॉइंट पर, x के एक ही पॉइंट पर उसके डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकाल रहे होंगे, ठीक है। y ऑफ 0 निकाला तो y डैश ऑफ 0 निकालेंगे या y डबल डैश ऑफ 0 निकालेंगे, जितने भी टर्म में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आया होगा उसके इसका ऑर्डर जितना होगा उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे सेकंड ऑर्डर का है तो हम y ऑफ 0 y डैश ऑफ 0 निकालेंगे, कब, जब फ्रेडहोल्म इंटीग्रल, जब वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन गिवन होगा फॉर 2 ऑर्डर। जब फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है फॉर 2 ऑर्डर तो हम क्या करेंगे कि उसकी बाउंड्रीज पर वैल्यू चेक करेंगे, है ना, 0 और 1। तो y ऑफ 0 हमने निकाल लिया, y ऑफ 1 निकाल लिया। ये सब एवी नहीं हो रहा है, हर चीज के पीछे लॉजिक है, आपको समझ में आना चाहिए कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हमेशा चेंज होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, और फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन हमेशा चेंज होता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में। उसी वजह से हमने यहाँ पर y ऑफ 0 और y ऑफ 1 की वैल्यू निकाली है, और अब इसी पर बेस्ड हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, ठीक है।
ओके, तो अभी जब चल ही रहा है तो हम आगे बात कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन अब यहाँ तक है, अब यहीं तक रहेगा, मैं बाकी सब रब कर रही हूँ, अपने काम की चीज अब वो है वहीं से सॉल्व करना है। ठीक, ओके, तो अपने काम की चीज क्या है, y डबल डैश माइनस लैम्डा y इक्वल्स टू 0 कॉमा y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम लैम्डा पर डिस्कशन करने वाले हैं कि जब लैम्डा इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन की बात करनी है ना, तो जब लैम्डा इक्वल्स टू 0 होगा तब कैसे करेंगे, जब लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा तब कैसे करेंगे, ठीक है, और जब लैम्डा लेस देन 0 होगा तब हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, इस पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन पर बात करनी है, तो लैम्डा से ही तो आइगन वैल्यूज होती हैं, तो जब लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी तब हम उस आइगन फंक्शन के बारे में क्या कह पा रहे होंगे, जब लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी तो हम उस आइगन फंक्शन के बारे में क्या कह पाएंगे, और जब लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी तो हम क्या कह पाएंगे, इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, और जो हमारे ऑप्शंस बनते हैं इसी पर बनते हैं। ठीक है, हम ध्यान से स्टार्ट करते हैं। जब लैम्डा इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, y डबल डैश इक्वल्स टू 0, कुछ बचेगा ही नहीं, y डबल डैश इक्वल्स टू 0, तो y डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, c1, और y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, c1x प्लस c2, ये हमने सॉल्व किया। ठीक है, आप c1x और c2 की वैल्यू कहाँ से रिमूव करेंगे, उसी के लिए तो हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, सॉरी इनिशियल कंडीशंस निकालनी है। वो इनिशियल कंडीशन चाहे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पे हो या वो तो मैंने समझा दिया कि कैसे निकालना है। तो y ऑफ 0 पे 0 है, तो जब हम y ऑफ 0 करेंगे, ये y ऑफ x की वैल्यू है, y ऑफ 0 पे वैल्यू निकालेंगे तो 0 इक्वल्स टू c2 आ जाएगा ना, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 के लिए, और y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 के लिए वैल्यू क्या आएगी, y ऑफ 1 0 इक्वल्स टू c1। ओके, c1 और c2 दोनों की वैल्यू 0 आ गई, तो सिर्फ एक फंक्शन बन रहा है अपना y ऑफ x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 0 जब आइगन वैल्यू होगा तो सिर्फ एक फंक्शन बनेगा, आइगन फंक्शन बनेगा। ठीक है, वो भी y ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो ये यहां से क्या मिला, यूनिक आइगन फंक्शन, यूनिक आइगन फंक्शन, और जो क्या है, किस टाइप का है, ट्रिवियल टाइप का है। क्लियर, ओके, अब हम लैम्डा को ग्रेटर देन 0 लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि अपना लैम्डा कुछ म्यू स्क्वायर है और जो कि म्यू नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, लैम्डा जब अपना म्यू स्क्वायर है तो हम इसको जब हम ऑक्सिलरी में चेंज करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो एम स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर, एम इक्वल्स टू प्लस माइनस म्यू। ओके, तो y इक्वल्स टू कितना बनेगा, y ऑफ x इक्वल्स टू c1 e टू द पावर म्यू x प्लस c2 e टू द पावर माइनस म्यू x। ओके, अब y ऑफ 0 पर वैल्यू 0 है, तो y ऑफ 0 के लिए कंडीशन आएगी, y ऑफ 1 के लिए कंडीशन आएगी, उसको सॉल्व करके c1 और c2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि yx का नेचर क्या है, लाइक किस टाइप का फंक्शन आइगन फंक्शन बन के आ रहा है। तो y ऑफ 0 पे वैल्यू 0 है, तो y ऑफ 0 इक्वल्स टू c1 प्लस c2 हो जाएगा। क्लियर, y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 है, तो 0 इक्वल्स टू y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, y ऑफ 1, तो c1 e टू द पावर म्यू प्लस c2 e टू द पावर म्यू। क्लियर, ओके, सॉल्व कर लेते हैं c1 प्लस c2, c1 प्लस c2। ओके, यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो c1 c2 की वैल्यू 1, यहाँ पे e टू द पावर म्यू, यहाँ पे e टू द पावर माइनस म्यू। ठीक है, एक में ये आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा c1 c2, और इधर क्या आएगा, सिर्फ 0 0। ठीक है, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू तो 0 होने से रही, e टू द पावर माइनस म्यू माइनस e टू द पावर म्यू, ये 0 नहीं होगी। ठीक है, तो c1 और c2 को 0 होना पड़ेगा। ठीक, जब c1 और c2 0 होंगे, लाइक y ऑफ x को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि y ऑफ x इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी कैसा सोल्यूशन आ रहा है, यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, लाइक यूनिक फंक्शन आ रहा है, यूनिक आइगन फंक्शन आ रहा है, जो कि क्या है, ट्रिवियल, सेम एज फर्स्ट कंडीशन। क्या है, यूनिक आइगन फंक्शन, और वो भी कैसा, आप समझ रहे हैं ना, यूनिक आइगन फंक्शन, और वो भी कैसा, ट्रिवियल। गॉट इट। अब थर्ड कंडीशन है कि जब लैम्डा लेस देन 0 होगा तब हम क्या बात करेंगे, है ना, तब हम क्या कह पाएंगे कि आइगन फंक्शन कितने मिलेंगे और किस टाइप के मिलेंगे। अच्छा,
लैम्डा लेस देन 0, तो हम सबसे पहले तो मान लेते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू माइनस म्यू स्क्वायर है, क्योंकि हमें क्या करना था, लेस देन 0 लेना था, माइनस म्यू स्क्वायर है और जहां पर म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक, यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर और लैम्डा की जगह माइनस म्यू है तो प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। समझ आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का? ओके, तो एम स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस म्यू स्क्वायर। क्लियर, एम इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा म्यू, ये आ गया। ठीक, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y ऑफ x की वैल्यू c1 cos म्यू x प्लस c2 sin म्यू x। ठीक, यहां पर अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू म्यू है, तो हमने इसको थर्ड वाला जो होता था इमेजिनरी जब आते थे तब के लिए, देखो फर्स्ट वाले में क्या हुआ, c1x प्लस c2 नॉर्मली हमने सॉल्व किया, इसमें तो कुछ बना ही नहीं था। दूसरे वाले में हमने क्या लगा, प्लस माइनस म्यू वाला था, तो अपने आइगन लाइक m इक्वल्स टू प्लस माइनस म्यू आया, तो हमने डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंक्ट के लिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए लगाया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी, समझ आ रहा, 3 टाइप के होते थे ऑक्सिलरी इक्वेशंस, वही लगा रहे हैं। ठीक है, तो cos म्यू x प्लस c2 sin म्यू x, यहाँ से आप दो कंडीशन है, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, दोनों को सॉल्व करके हम कंडीशन निकालेंगे कि इसमें किस टाइप के फंक्शन आएंगे। जब हम y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 करेंगे, ठीक है, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 करने पर यहाँ पे आ जाएगा 0 इक्वल्स टू cos 0 की वैल्यू 1, तो c1 प्लस sin 0 की वैल्यू 0, तो c2 वाला टर्म तो 0 हो गया, तो यहाँ से c1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। जब हम y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे तब क्या आएगा, y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 जब करेंगे तो यहाँ पर 0 और y ऑफ 1 करेंगे तो c1 cos म्यू आ जाएगा, c1 cos म्यू, है ना। ठीक है, y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर आया c1 इक्वल्स टू 0, तो c1 cos म्यू प्लस c2 sin म्यू। ठीक, अब यहां से हमने क्या देखा कि c1 को तो हमने 0 कर ही दिया था, तो c1 के लिए हमें सॉल्व करना ही नहीं था, सिर्फ c2 के लिए सॉल्व करना था। तो यहाँ पर आएगा c1 तो 0 ही हो चुका है यहाँ से, तो इसको हम करेंगे नहीं। ठीक है, c1 तो 0 हो गया, तो सिर्फ ये वाला टर्म बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा c2 sin म्यू इक्वल्स टू 0। क्लियर, c2 sin म्यू इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर एक ट्रिवियल तो एग्जिस्ट करेगा जब हम c2 को 0 ले लेंगे। अब हमें देखना है कि क्या नॉन ट्रिवियल एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो जब c2 को नॉन 0 लेंगे, ठीक है, करके देखते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं, अच्छा c2 sin म्यू इक्वल्स टू 0, यहाँ तक पहुंचे हम, c2 sin म्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो c2 को नॉन 0 लिया हमने। ठीक, sin म्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है, म्यू की वैल्यू कितनी हम ले सकते हैं, क्या ली जाती है, 2n पाई लेते हैं या n पाई लेते हैं जब आता है, तो साइन, अच्छा स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें याद होने चाहिए कि जब cos म्यू 0 है, मतलब cos x 0 है, तो उसके जनरल फॉर्मूला जो होते हैं, या sin x 0 है तो हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट वाला 2n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा कर वाले तीनों फॉर्मूले मैं भी साइड में लिख दूंगी, जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब यहाँ जाके क्वेश्चन फंसेगा तो आप कैसे यहाँ से निकालोगे, है ना। तो क्योंकि ट्रिवियल सोल्यूशन तो हमें भी पता है, म्यू इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0 करके, वो तो हमें भी पता है कि ट्रिवियल तो एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रिवियल के अलावा कितना एग्जिस्ट कर रहा है, तो म्यू इक्वल्स टू आ जाएगा n पाई। ओके, जब म्यू इक्वल्स टू n पाई आ गया, तो हम यहाँ पर देखते हैं, म्यू इक्वल्स टू n पाई आ गया। अब क्वेश्चन कहाँ था अपना, m स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, नहीं 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 नहीं, ठीक है, कहाँ तक लाए थे, म्यू इक्वल्स टू n पाई तक लाए थे। ठीक है, तो म्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, म्यू स्क्वायर की वैल्यू n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या थी, माइनस पाई स्क्वायर, तो यहाँ पे n के टर्म में लिखेंगे तो लैम्डा n की वैल्यू आएगी माइनस n स्क्वायर म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर कितने आइगन फंक्शन इसके रिस्पेक्ट में कितने निकल के आएंगे, लैम्डा 1 इक्वल्स टू आएगा माइनस पाई स्क्वायर, लैम्डा 2 इक्वल्स टू आएगा
-4 पाई स्क्वायर, λ3 इक्वल्स टू आएगा -9 पाई स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस वाले मतलब जब लैम्डा लेस देन 0 है तो हम देख रहे हैं कि इनफाइनाइट आइगन फंक्शंस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे था एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले तुम्हें एक इंटीग्रल इक्वेशन दे दिया गया जिसमें से कर्नल अननोन था, लेकिन कर्नल को अलग से डिफाइन किया, उसमें कहा गया कि अब आप इससे आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन निकालो। तो हमने हमारा फर्स्ट काम क्या था कि कर्नल को सही से सेट करना है, क्वेश्चन में सॉल्व करना है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है। तो ये जब चेंज होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बनेगा। लाइक जब हम कंडीशंस निकाल रहे होंगे इनिशियल कंडीशंस, तो बाउंड्री कंडीशंस बनेंगी। ठीक है, तो हमने बाउंड्री कंडीशन पर क्या निकाल लिया था, उसकी वैल्यूज निकाल ली थी जो हमारी हेल्प करेंगी आइगन फंक्शन और आइगन निकालने में। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज बेसिकली क्या है, लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 के लिए हमने सॉल्व किया। जब हमने लैम्डा इक्वल्स टू 0 लिया तो वो नॉर्मली हमने सॉल्व किया, तो वहां पर सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, ट्रिवियल लाइक यूनिक आइगन फंक्शन, लैम्डा ग्रेटर देन 0 के लिए अगर तब भी यूनिक आइगन फंक्शन, जब लैम्डा लेस देन 0 के लिए किया तो हमें थोड़ा सा ट्रिक लगा। ट्रिक में क्या था, कुछ भी नहीं है, y ऑफ x इक्वल्स टू सब कुछ नॉर्मली सॉल्व हुआ। यहाँ आके बात रखी c2 sin u इक्वल्स टू 0। तो ट्रिवियल तो एक एग्जिस्ट करेगा जब c2 इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, जब नॉन ट्रिवियल एग्जिस्ट कराना है तब के लिए बात कर रहे हैं कि c2 को 0 नहीं लेता तो इसको 0 लेना पड़ेगा। तो आप याद करें जब 12th में या 12th में हम करते थे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होते थे, जब sin x इक्वल्स टू 0 है या cos x इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तब एक वैल्यू तो हमें पता होती है, जब sin cos x इक्वल्स टू 0 है तो x की वैल्यू एक तो π/2 हो सकती है, जब sin x इक्वल्स टू 0 तो एक तो वैल्यू x की वैल्यू 0 हो सकती है, इतना तो हमें पता है। इसके अलावा और कितने हो सकते हैं उसके लिए जनरल फॉर्मूला होता है। तो जब sin x इक्वल्स टू 0 होता है तो x इक्वल्स टू n पाई करते हैं, है ना, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, ये पूरा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 है तो वो वाला टर्म चला गया। ठीक है, फिर क्या बचा, म्यू इक्वल्स टू n पाई, तो म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर, लैम्डा की वैल्यू क्या थी, माइनस म्यू स्क्वायर, तो माइनस म्यू स्क्वायर लैम्डा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस n स्क्वायर म्यू पाई स्क्वायर। अब लैम्डा 1 लैम्डा 2 यहाँ से कितने सारे निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ से इनफाइनाइट आइगन फंक्शन बन रहे हैं। तो लैम्डा ग्रेटर देन 0, लैम्डा इक्वल्स टू 0 के लिए यूनिक बन रहा है और लैम्डा लेस देन 0 के लिए इनफाइनाइट आइगन फंक्शन बन रहा है। अब देखो ये था एक नॉर्मल सा क्वेश्चन एग्जांपल जो हम आप क्लास में करके जाते हैं। अब ये होता है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होके आते हैं एग्जाम में, ऐसा वाला भी फ्रेम होके आ सकता है कि आप इसके आइगन फंक्शन निकालो। ठीक है, कुछ ऑप्शन होंगे, लाइक अब मैं दिखा रही हूँ कि एग्जैक्ट ऑप्शन कैसे आएगा। ओके, जैसा अभी मैंने बताया कि पिछला क्वेश्चन जैसा था वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। कभी क्या होगा, आपको चेंज करना रहेगा इंटीग्रल इक्वेशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद आपको ऑप्शन टिक करने होंगे। कभी क्या होगा, डायरेक्ट आपने इंटीग्रल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करके गिवन होगा, आपको पास ऑप्शन टिक करने हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जिसमें डायरेक्ट ऑप्शन टिक करने होंगे, लेकिन आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, क्योंकि आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि जहां जहां पर अननोन फंक्शन लिखा हुआ है वहां पर एक्चुअल में क्या रहा होगा, वो तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, द इंटीग्रल इक्वेशन पाई ऑफ x इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 k of xt y of t dt where lambda is constant and k of xt equals to xt minus 1 x between 0 to t and when x between t to 1 then t x minus 1. Okay, leads to boundary value problem phi double dash minus f of lambda phi equals to 0 with phi of 0 equals to 0 and phi of 1 equals to 0 where f of lambda is the known function, then the boundary value problem has option A, option B, option C, option D. option A में क्या है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, एफ ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 0 है तो क्या यूनिक सॉल्यूशन है, एफ ऑफ लैम्डा ग्रेटर देन 0 है तो क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सारी बात एफ ऑफ लैम्डा पर हुई है। तो अब हमें कैसे पता होगा बिना कुछ जाने समझे कि एफ ऑफ लैम्डा क्या रहा होगा। तो अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चन किया है सेम ही क्वेश्चन तो था, यही क्वेश्चन था, यहाँ तक क्वेश्चन था और क्या निकालना था हमें, आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन निकालना था। तो हम कहाँ तक पहुंचे थे, हमने जब सॉल्व किया था तो हम यहाँ तक पहुंचे थे, y डबल डैश माइनस लैम्डा y इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पर देखो बाउंड्री कंडीशन गिवन है, phi of 0 इक्वल्स टू 0, phi of 1 इक्वल्स टू 0। जो हमने सॉल्व किया था वहां भी हमने यही सॉल्व किया था, y of 0 इक्वल्स टू 0 एंड y of 1 इक्वल्स टू 0, यही तो सॉल्व किया था। तो आप सॉल्यूशन से बच नहीं सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन तो रॉन्ग ही होगा ना। हमें कैसे पता होगा कि एफ ऑफ लैम्डा की जगह पे क्या था, अब हमें अच्छे से पता है कि एफ ऑफ लैम्डा की जगह लैम्डा है। ओके, अब हमें बताना है कि एफ ऑफ लैम्डा नॉन फंक्शन है, यस नॉन फंक्शन है, लैम्डा है। अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या क्या होगी, तो हमने देखा था, क्या देखा था कि जब लैम्डा इक्वल्स टू 0 था तब यूनिक सॉल्यूशन मिला था, जब लैम्डा ग्रेटर देन 0 था तब यूनिक सॉल्यूशन मिला था, जब लैम्डा
लेस देन 0 था तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिला था, यही तो हुआ था। यहाँ पर लैम्डा ही एफ ऑफ लैम्डा है, ठीक। तो यहाँ पर पहले बात की गई यूनिक सोल्यूशन व्हेन एफ ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो हाँ, जब लैम्डा इक्वल्स टू 0 था तो यूनिक सोल्यूशन मिला था, ठीक है। यहाँ पर एफ ऑफ लैम्डा लैम्डा ही है, तो ऑप्शन ए इज ट्रू। ऑप्शन बी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन व्हेन एफ ऑफ लैम्डा ग्रेटर देन 0। यहाँ पर एफ ऑफ लैम्डा लैम्डा ही है, और जब लैम्डा ग्रेटर देन 0 था तो हमने अभी सॉल्व करके देखा था, तब यूनिक सोल्यूशन मिला था। यहाँ पे इनफाइनाइट की बात कर रहा था, ये गलत, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, नो सोल्यूशन व्हेन एफ ऑफ लैम्डा लेस देन 0। नहीं, हमने देखा था जब लैम्डा लेस देन 0 था तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन थे, तो ये ऑप्शन कैंसिल, डिस्कार्ड। ऑप्शन डी, अ यूनिक सोल्यूशन व्हेन लैम्डा ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ पे एफ ऑफ लैम्डा की जगह लैम्डा ही गिवन है, और कंफ्यूजन कि लैम्डा था या एफ ऑफ लैम्डा था, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो एफ ऑफ लैम्डा को लैम्डा ही जान रहे हो ना। और उसने खुद ही जब लैम्डा लिख दिया तो और अच्छी बात है, ठीक है, उसने खुद ही लिख दिया। तो हमने देखा था जब लैम्डा ग्रेटर देन 0 था, इन दोनों केस के लिए यूनिक सोल्यूशन मिला था, तो हाँ ये बात सही है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है तब जब आपको सोल्यूशन पता है। तो ऐसा है इंटीग्रल इक्वेशन में आप 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो उसी से सिमिलर ऑप्शंस मिलते जुलते आपको दिखेंगे, आपको खुद याद आएगा कि यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन था, यहाँ ऐसे करना है। लाइक ये प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस करने से आपका सब हो जाएगा। लाइक अब हमें cos x प्लस टी या sin x प्लस टी चीज का गिवन होगा ना, तो वो किस में जाएगा, डीजनरेट में जाएगा या नॉन डीजनरेट में जाएगा। तो वैसे वाले फंक्शंस जाएंगे डीजनरेट कर्नल में। वहां क्या करना है आपको कि cos x प्लस टी फंक्शन अगर है आपका कर्नल की जगह पे, तो आप उसको क्या करें, पहले उसको cos a प्लस बी वाले फॉर्मूला से ब्रेक करें, उसके बाद ब्रेक करने के बाद उसको हम चेंज करेंगे होमोजीनियस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन विद डीजनरेट कर्नल फॉर्म में, क्योंकि वो डीजनरेट कर्नल फॉर्म में ही जाएगा। वहां एक्स और टी के टर्म को हम सेपरेट कर सकते हैं, फिर उसको डीजनरेट वाले फॉर्मूला से करेंगे। लाइक जो अंदर का टर्म बचेगा x को बाहर करके उसे c1 मानेंगे, और एक और टर्म बचेगा उसको c2 मानेंगे। c1 और c2 दोनों को सॉल्व करके फिर से y ऑफ x में पुट करेंगे, ठीक है। तो जब c1 और c2 को सॉल्व कर रहे होंगे तो 2 लैम्डा की वैल्यू आएगी, तो 2 आइगन वैल्यूज आएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन आएगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस ऐसा है ना कि बिल्कुल आपके माइंड में होना चाहिए कि डीजनरेट करना है तो हमें कैसे अप्रोच करना है, नॉन डिजनरेट कर्नल है तो हमें कैसे अप्रोच करना है। नॉन डिजनरेट कर्नल आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इस टाइप से होगा, लाइक 2 ब्रेक हो रहे होंगे, है ना। कोई भी चीज जब ब्रेक हो रही होगी तो वो डीजनरेट में, नॉन डिजनरेट में, और कोई चीज एक फॉर्म में गिवन होगी तो वो डीजनरेट कर्नल, लाइक जिसको सेपरेट किया जा सके, है ना, अलग अलग, जिसको हम डिफाइन कर सके। एक्स टी हो गया, cos x cos t हो गया, इसको हम अलग अलग देख पा रहे हैं ना। और यहाँ पर x और t माइनस में इकट्ठा है, हम कैसे इनको अलग कर सकते हैं, लाइक एक यहाँ पर एक यहाँ पर, एक्स टी माइनस एक्स। अब आप इसको अलग करके दिखाओ, लाइक इस तरह जान जाओ कि जब इस टाइप से गिवन होगा तो वो क्या है, नॉन डिजनरेट कर्नल है। मैंने पहले भी बताया था, नॉन डिजनरेट कर्नल को पहचानने का एक तरीका बताया था कि जब भी दोनों का फंक्शन आ जाए ना कर्नल में, जब दोनों आ जाए ना एक्स और टी साथ में, तो हम ये कहेंगे कि नॉन डिजनरेट है। मतलब 2 वेरिएबल एक साथ आ गया ना, वो नॉन डिजनरेट है, पहचानने का एक तरीका हुआ। तो इसी तरह एक तो क्वेश्चन और मैं करा देती हूँ। वैसे मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है कि क्वेश्चन करना कैसे। ऐसे यहीं पे अगर वोल्टेरा गिवन होता तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली पहले उसको सॉल्व करते हैं। वोल्टेरा थोड़ा सा इजी इसलिए हो जाता है, इजी क्या, आपको सॉल्व करने का मेथड आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेरा को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में आपको चेंज करना है। चेंज करने के बाद उस पर इनिशियल वैल्यू कंडीशन निकालनी है। अक्सर गिवन होगी, नहीं गिवन है तो आप जान जाएं कि y ऑफ 0 y डैश ऑफ 0 निकालेंगे कब, जब वोल्टेरा गिवन है। और जब बाउंड्री लाइक फ्रेडहोल्म गिवन है तो उसकी कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन देखेंगे, 0 से 1 तक डिफाइन है तो इसकी बाउंड्री 0 और 1 है, तो y ऑफ 0 y ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। आप बिना सॉल्व किए इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते, इतना मुश्किल नहीं है। मुझे समझाने में टाइम लगा क्योंकि मैं आपको एक एक टर्म बता के चल रही हूँ कि यहाँ गलती मत करना, वहां गलती मत करना। जब आप खुद से करेंगे तो आप देखना ये मुश्किल 2-3 मिनट का क्वेश्चन है, और ये पार्ट सी में आते हैं क्वेश्चन, लाइक 4-4 आपका अच्छा स्कोप है अगर आप एक क्वेश्चन करके जाते हैं तो ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये यहां तक आपको सब क्लियर होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे ना कि इस एक क्वेश्चन को हम देखेंगे किस तरह से 2 तरीके से एग्जाम में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, लाइक PYQs हैं, एक फर्स्ट ईयर में लाइक 2022 या 20 में इस तरीके से पूछा गया था, और 2022 में इसी फॉर्म को थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया था। क्वेश्चन सेम था, बस फॉर्म चेंज हुआ था, ठीक है। पहले हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन f of x बिटवीन 0 to 1, ओके, द इंटीग्रल इक्वेशन y of x इक्वल्स टू f of x प्लस 3 0 to 1 xt y of t dt, ठीक है। हमारा पहला काम क्या है कि हमें कर्नल को पहचानना है। k of xt क्या गिवन है, k of xt गिवन है xt, जो किस टाइप का है,
जो हम सेपरेट कर पा रहे हैं, लाइक फाई ऑफ एक्स या फाई ऑफ टी अलग अलग फंक्शंस में लिख पा रहे हैं, तो ये डीजनरेट कर्नल है। डीजनरेट कर्नल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमने क्या सीखा था कि फंक्शन ऑफ एक्स हम बाहर कर लेंगे, ठीक है, और फंक्शन ऑफ टी को सी मान के फिर हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्या है, y ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 3x बाहर आएगा 0 to 1, ठीक है, मार्कर 0 to 1, और यहां बचेगा t y ऑफ t dt। ठीक, इसको हम कर लेंगे y ऑफ x इक्वल्स टू क्या चल रहा है, y ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 3x, और इस पूरे को हम कुछ c1 मान लेंगे। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब हम इस इक्वेशन को c1 के लिए सॉल्व करेंगे। तो c1 क्या है अपना, c1 इक्वल्स टू अपना है 0 to 1, ठीक है, t y ऑफ t dt। क्लियर? अच्छा, अब हम सॉल्व करते हैं कि जब 0 to 1 t y ऑफ t की जगह क्या आएगा, y ऑफ x की जगह f ऑफ x प्लस 3x c1 है, तो y ऑफ t की जगह क्या आएगा, y ऑफ t की जगह आएगा कुछ तो है, ठीक है, y ऑफ t की जगह आएगा t f ऑफ t, ठीक है, प्लस 3t c1, इतना है। ठीक है, ये y ऑफ t की जगह है ये फंक्शन, और ये t बाहर ही था, और ये अपना dt। क्लियर? यहाँ c1 चल रहा है, c1 इक्वल्स टू 0 to 1, ठीक है, t f ऑफ t dt एक फंक्शन, प्लस यहाँ क्या बचेगा, t f ऑफ t dt प्लस 0 to 1 3, ओके, t स्क्वायर c1 dt। ठीक, ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे तो t क्यूब बाई 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचेगा सिर्फ c1, यहाँ c1, और ये वाला कम। क्या क्या बचेगा अपना, यहाँ बचेगा अपना, ओके, यहाँ बचेगा सिर्फ ये c1 इक्वल्स टू 0 to 1 t f ऑफ t dt प्लस c1 बचेगा ओनली। ओके, क्योंकि t क्यूब बाई 3 से 3 कैंसिल, और 1 माइनस 0 1, सिर्फ c1 बचेगा। ठीक, अब ये आप बताएं, आपको पता होना चाहिए कि कब नो सॉल्यूशन बनता है, कब यूनिक सॉल्यूशन बनता है, और कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता है। जब हम कोई एक नंबर किसी नंबर के इक्वल दिखा पा रहे हैं, जब हम 0 इक्वल टू 0 दिखा पा रहे हैं, या कोई भी नंबर इक्वेट करके दिखा पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में बनते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब हम 1 इक्वल टू 0 टाइप का दिखा रहे हैं, लाइक जो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये नो सॉल्यूशन है। जब हम कुछ a इक्वल्स टू 0 टाइप का दिखा पा रहे हैं, तो हम इसे कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, लाइक यूनिक सॉल्यूशन। तो ये तरीका है देखने का कि किस टाइप का सॉल्यूशन कैसे हम देख पाएंगे क्वेश्चन के लास्ट वाले टर्म के थ्रू। तो यहाँ पर अगर हम c1 की वैल्यू कुछ और रख देते हैं, यहाँ पर ये वाली इसकी जगह कुछ और वैल्यू रख देते हैं, तो c1 क्या इसमें कुछ और ऐड होकर उसके बराबर आएगा, c1 की वैल्यू c1 के बराबर ओनली आ सकता है, वो भी तब जब इसकी वैल्यू 0 हो जाए। और जब c1 इक्वल टू c1 आ रहा होगा, तो ऐसी कंडीशन में कैसे फंक्शन बन रहे होंगे, कैसे सॉल्यूशन बन रहे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, वो भी कब पॉसिबल है, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाए। क्लियर? और किसी भी केस में तो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं, और सभी केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन बनेंगे। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ तक हमने पहुंचाया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहीं पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आ यूनिक सॉल्यूशन इफ 0 to 1 t f of t dt नॉट इक्वल्स टू 0। जब ये नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, तब क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। ये ऑप्शन ए तो कट। नो सॉल्यूशन इफ 0 to 1 t f of t dt इक्वल्स टू 0। नहीं, जब ये 0 हो जा रहा है ना, c1 इक्वल्स टू c1 आ जाएगा, और ऐसे कंडीशन के बाद ही हम कहते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। तो ये भी कट। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इफ 0 to 1 t f of t dt इक्वल्स टू 0। हाँ, ये सही बात है, ये 0 हो गया तो c1 इक्वल्स टू c1। कोई अपना ही नंबर अपने ही बराबर कितनी बार हो सकता है, इनफाइनाइट बार हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इफ 0 to 1 t यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0 रहा होगा ना, बार बार दो ऑप्शन तो आएंगे नहीं। तो नहीं, जब ये 0 होगा तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, जब ये 0 नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन आएगा। इस तरह हमने ये ऑप्शंस किए। ठीक है, सेम क्वेश्चन आया था, टर्म चेंज करके आई थी, लाइक वहां पे f ऑफ x की वैल्यू गिवन थी, ठीक है, और पूछा गया था क्या इसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कराने के लिए मैंने एक ही कंडीशन बताई है कि t f ऑफ t dt की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज सभी केस में नो सॉल्यूशन आएंगे।
तो जो भी फंक्शन गिवन होगा उस फंक्शन को इस वाली इक्वेशन में रख के चेक करेंगे कि क्या वो जीरो वैल्यू दे रहा है। अगर वो जीरो वैल्यू दे रहा होगा तो उसके लिए फंक्शन सोल्यूशन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो अब हम इसका जो सेकंड फ्रेमिंग है क्वेश्चन का वो हम देख लेते हैं। बस अपना फिनिश है यहाँ पे। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है और कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ कुछ रह गया नहीं रह, सब कुछ कवर हो चुका है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने तरीके से सेपरेट कर करके चीजों को किया हुआ है। मैंने डीजनरेट के लिए, नॉन डीजनरेट के लिए, ठीक है, आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू, रिजॉल्वेंट, कुछ भी बचा नहीं जो मैंने नहीं कराया और बिल्कुल फिल्टर तरीके से कराया कि आपको कुछ और वहां से कंक्लूजन निकलेगा नहीं, कितना भी आप कर लें। ये बिल्कुल सॉर्टेड फॉर्म है, तो आप अगर इससे भी छोटा कुछ ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है, हम इस पे बेस्ड जो दूसरा क्वेश्चन आया वो भी कर लेते हैं। ओके, देखो सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फॉर अ कंटीन्यूअस फंक्शन f of x 0 less r equals to x less r equals to 1, the integral equation y of x equals to f of x plus 3 0 to 1 x t y of t dt, then which of the following choices for f of x have at least one solution? ऑप्शन नंबर ए fx की वैल्यू x स्क्वायर माइनस हाफ, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन क्या है कि सेम इंटीग्रल इक्वेशन जो हमने पीछे सॉल्व किया वही इंटीग्रल इक्वेशन है। पूछा गया है कि कौन सी फंक्शन के लिए एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो यहाँ आगे कंडीशन रुकी थी कि जब ये टी एफ ऑफ टी डी टी जीरो होगा ना तभी फंक्शन के सोल्यूशन, तभी क्या होगा कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज कोई ऐसा केस नहीं है, अगर इसको जीरो नहीं करते हैं, जीरो के अलावा कुछ भी करते हैं तो सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हमारा रिजल्ट इस क्वेश्चन के लिए हो गया कि हमें फंक्शन एग्जिस्ट कराने के लिए इसको जीरो करना पड़ेगा। तो हम जिसे भी बोल रहे हैं कि ये एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ एक्स है और ये सोल्यूशन देगा, तो उसको इस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा कि 0 to 1 टी एफ ऑफ टी डी टी की वैल्यू जीरो लानी है। तो मैं एक ऑप्शन करके दिखा रही हूँ कि पहला वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, उसी तरह आपको सारे ऑप्शन चेक करना है। ठीक है, इसने पूछा है कि कौन सा फंक्शन एटलीस्ट वन सोल्यूशन देगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट फंक्शन के लिए चेक कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, 0 to 1, ठीक है, टी एफ ऑफ टी डी टी जीरो होना चाहिए। क्लियर, तभी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो हम ऑप्शन ए के लिए क्या, एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, एक्स टी स्क्वायर माइनस 0 to 1 टी इंटू टी स्क्वायर माइनस हाफ डी टी। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है। अगर प्रूव कर पाए तो हाँ ऑप्शन नंबर ए ट्रू है, नहीं कर पाए तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू नहीं है। ठीक है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 to 1 यहाँ पे हो जाएगा टी क्यूब माइनस हाफ, ओके, टी क्यूब माइनस हाफ टी के डी टी, ठीक, इक्वल्स टू टी क्यूब टी के बाद 4/4, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/4, क्लियर, माइनस 1/2 और यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू सिर्फ 1/2, मतलब यहाँ से एक बार और 1/2, तो 1/4 माइनस 1/4 की वैल्यू 0 आ गई। तो हाँ, ये जो फर्स्ट वाला फंक्शन है ये एडमिट करेगा एटलीस्ट वन सोल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन, एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कंडीशन चेक करनी थी ना, कंडीशन चेक करने के लिए क्या था, टी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू 0 दिखाना था। तो हमने फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस हाफ करके देखा तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब कि हाँ ये सोल्यूशन देगा, क्योंकि यही तो हमें दिखाना था जब हमने क्वेश्चन में जब कंडीशन की तरफ गए थे। तो कंडीशन यही थी कि जब 0 to 1 टी एफ ऑफ टी डी टी की वैल्यू 0 होगी तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो हमने एफ ऑफ टी की वैल्यू ऑप्शन ए के लिए चेक किया तो वो 0 हो रहा है। इसी तरह आपको ऑप्शन बी सी डी के लिए चेक करना है। जब ये वाली चीज फुलफिल हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो वो एडमिट करेगा एटलीस्ट वन सोल्यूशन, अदरवाइज एडमिट नहीं करेगा। ओके, तो अब मैं आप पे डाल रही हूँ सारी चीजें, क्योंकि मुझे जितना बताना था मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, सिर्फ सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये सोल्यूशन वाली चीज नहीं है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है कि कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ कहीं पहुंच के भी कहीं नहीं पहुंचेंगे, लाइक हमें पता ही नहीं होगा कि अब हमें क्या करना है आगे। तो हम क्या करना है कि क्वेश्चन आप कम करें, लेकिन हर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें। हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखा रहा होगा और हर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, लाइक कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। आप सारे पीवाईक्यूज उठाएं, आप देखेंगे कि उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है। ठीक है, तो आपने अगर एक क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके किया होगा तो आपके लिए वो दूसरा क्वेश्चन, वैसे कितने भी क्वेश्चन बना ले आपके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन आप सिर्फ वो एक क्वेश्चन समझ के कर रहे हैं, बस किसी तरह वो क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर आपके लिए मुश्किल। आप कितने क्वेश्चन कर पाएंगे इस तरह? तो आप कोशिश करें कि क्वेश्चन कम करें लेकिन ऑब्जर्व करके करें, जिससे इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, कभी ये पूछ लिया कभी वो पूछ लिया, अब यहाँ से एटलीस्ट वन सोल्यूशन। अब आप यहाँ से कंफ्यूज हो रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या निकालें, तो कुछ नहीं है, आपको नॉर्मली जो मेथड्स बताए गए हैं आपको उस वे में जाना है। आपको वहां से कुछ ना कुछ कंडीशन मिल जाएगी जहां से आप इन ऑप्शंस के बारे में सोच पा रहे होंगे। ठीक है,
तो काम क्या है, जो भी मेथड्स हमें पता है वो एक जगह आप कलेक्ट करो, राइट डाउन करो और फिर पीवाईक्यूज करना स्टार्ट करो। और पीवाईक्यूज अपने तरीके से करना, ऑप्शन देख के डरना नहीं है कि ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व तो करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए तो आप ऑप्शन टिक कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले एक बार अपने से क्वेश्चन सॉल्व करिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एफ ऑफ लैम्डा अननोन था, बाकी सब हमें पता था। तो आप जब अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर आप टैली करेंगे जो गिवन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, तो टैली करके वहां से जो कंडीशंस निकलेंगी उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। तो था ऑल अबाउट इंटीग्रल इक्वेशन। अब हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।